ये रोमांचक कहानी है कुछ ऐसे देवताओं की जो इंसानों की प्रजाति को हेल्प किया करते थे। इन इंसानी प्रजातियों में सबसे ऊपर वाइकिंग्स प्रजाति के लोग आते थे जो बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं। बाकी सारे प्रजाति के लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अनस्टेबल थे। तो अब ओडिन नाम के एक देवता इन सारी प्रजातियों की देखरेख करते और वाइकिंग्स को हमेशा आगे रखते। उनका यही विजन रहता कि वो अच्छी तरीके से लोगों को गाइड करे जिससे वो अपना साम्राज्य अच्छी तरीके से बना पाए। इससे ऑब्वियसली इंसानी प्रजाति की डेवलपमेंट होगी। लेकिन ओडिन के जैसा एक और देवता था जिसका नाम लोकी होता है। लोकी बिल्कुल भी इस तरीके का माइंडसेट नहीं रखता था। वो बहुत ही क्रूएल होता है और हमेशा तबाही चाहता था। तो इसीलिए लोकी कई बार राजाओं को ऐसी सलाह दे देता है जिससे कि उन सभी साम्राज्यों में लड़ाई का माहौल बन जाए। इन चीजों को देखकर लोकी को बहुत ज्यादा मजा आता था। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ओडिन और लोकी एकदम अलग ही थॉट के थे। ओडिन सभी को एक करना चाहता था तो लोकी सभी को अलग करके आतंक मचाना चाहता था। लेकिन आगे चलकर ये सारी चीजें उन देवताओं पर ही भारी पड़ जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। हमें तो अब वॉल्सन नाम का एक साम्राज्य दिखाया जाता है जो वाइकिंग्स का ही था, लेकिन पड़ोस के कुछ साम्राज्य उन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। वो बड़ी चालाकी से वॉल्सन साम्राज्य के अंदर चोरी चुपके घुस रहे थे। यानी उनके पास बहुत ही अच्छा फुल प्रूफ प्लान था जिससे वो साम्राज्य को अपने अंडर कर ले। वहीं हमें वॉल्सन साम्राज्य के राजा को दिखाया जाता है जिसका नाम एस्मन था। एस्मन की वाइफ जिसका नाम एल्वा होता है वो बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट थी। एस्मन पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपनी वाइफ को कंफर्टेबल कराए और उसके पास रहे। लेकिन एस्मन के गुप्तचरों से उसे पता चलता है कि दुश्मनी सेनाएं हमारी टेरिटरी के अंदर घुस चुकी हैं। अगर हमने हमला नहीं किया तो वो हम पर हमला करके सब कुछ खत्म कर देंगे। एस्मन यहाँ अपनी वाइफ एल्वा को छोड़कर जाना नहीं चाहता था क्योंकि उनके साम्राज्य में एक प्रथा भी थी कि अगर कोई बच्चा पैदा हो और उसका फादर जो साम्राज्य के सबसे ऊपर लेवल पर आता हो, अगर वो पैदा होते समय अपने बच्चे के साथ नहीं रहेगा तो उसका बच्चा बैड लक लेकर आता था। इसी रीजन की वजह से एस्मन वापस नहीं जाना चाहता एल्वा से दूर। बट एल्वा उसे समझाती है कि अगर तुम अपने साम्राज्य को नहीं बचाओगे तो हमारा जो बच्चा होगा वो किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेगा। उसे राज करने के लिए कोई तो साम्राज्य चाहिए और जब तक हमारा साम्राज्य हमारे पास है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एस्मन को सारी बातें समझ में आ जाती हैं, इसीलिए वो एल्वा को छोड़कर अपने सैनिकों के साथ निकल पड़ता है हमला करने के लिए। दुश्मनी सेना काफी अंदर तक पहुंच चुकी थी और उनकी क्वांटिटीज भी ज्यादा होती हैं। लेकिन एस्मन और उसके सभी सैनिक काफी अच्छी तरीके से ट्रेन किए गए थे। उनके पास कई अच्छी स्किल्स थी जिससे वो दुश्मनों पर टूट पड़े। लगातार हमला करने के बाद आखिरकार वो जीत जाते हैं और ये साम्राज्य उनके ही अंडर होता है। अब इन सारी चीजों के बाद एस्मन जब वापस अपने महल के अंदर गया तो पता चलता है कि अपने बच्चे को जन्म देते समय एल्वा मर चुकी है। वो बहुत उदास हो गया, लेकिन शौक वाली बात तब लगी जब पता चला कि उसकी बेटी हुई है। इस समय भी यही प्रथा थी कि बेटा ही साम्राज्य को चलाएगा। बेटियां तो सिर्फ शादी करने के लिए बनाई गई थी। एस्मन बहुत उदास था और उस जगह पर उसका स्टेप ब्रदर यानी कि बार्ड आ जाता है। बार्ड और एस्मन के बीच उतना ज्यादा बनती नहीं थी। बार्ड बहुत ज्यादा क्रूअल होता है और उसकी नजर हमेशा से एस्मन के साम्राज्य पर थी। वो यही चाहता था कि एस्मन को साइड हटाकर वो साम्राज्य पर राज करे। अब यहाँ दोनों भाई तो थे लेकिन उनके फादर अलग अलग होते हैं। इसी रीजन की वजह से बार्ड ने आज तक एस्मन को अपना भाई नहीं माना। वो सिर्फ कोशिश करता कि अच्छे मौके का फायदा उठाकर वो एस्मन को साइड हटाए। अब बार्ड यहाँ पर एस्मन को समझाने लगा कि तुम्हारी बेटी हुई है और अगर ये बातें दुश्मनी देशों को पता चलेंगी तो वो जल्द से जल्द साम्राज्य पर हमला करेंगे, क्योंकि उन्हें रियलाइजेशन है कि ये साम्राज्य को जो लेडी संभालेगी वो कमजोरी होगी। इसीलिए अब यहाँ पर बार्ड एस्मन को एक सुझाव देता है कि उसकी वाइफ की भी अभी एक डिलीवरी हुई है, लेकिन उसका तो एक बेटा हुआ था। इसीलिए बार्ड ने एस्मन से कहा कि तुम मेरे बेटे को ले लो और अपनी बेटी मुझे दे दो, और सभी को ऐसा ही फील होना चाहिए कि मेरा बेटा तुम्हारा है और वही आगे चलकर पूरे साम्राज्य को चलाएगा। एस्मन एकदम से मायूस था और उसे कुछ सूझ नहीं रहा होता। इसीलिए अब अपने भाई द्वारा बताई गई सलाह को वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बेटे को अपना बेटा बना देता है। यानी साम्राज्य का उत्तराधिकारी अब बार्ड का बेटा होगा। कहीं न कहीं इन चीजों में बार्ड की चालाकी दिख रही होती है जिसे कि एस्मन अच्छी तरीके से समझ नहीं पाता। लेकिन अब उसने डिसीजन ले लिया था तो जैसा बार्ड कह रहा था वैसा ही होता है। धीरे धीरे अब इसी तरीके से कई साल बीत जाते हैं। हमें तो अब डीप फॉरेस्ट के अंदर एस्मन की बेटी हेली को दिखाया जाता है जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी। उसे तो एक सेनापति जिसका नाम सैन होता है वो ट्रेनिंग दे रहा था तलवारबाजी की। और चौंकाने वाली बात ये होती है कि हेली तलवारबाजी में बहुत ही अच्छी थी। उसके पास जो फाइटिंग स्किल्स थे वो एकदम ऊपर वाले लेवल के थे।
ये सब इसी वजह से हो पाया है क्योंकि सैन ने उसे शुरुआत से ही अच्छी ट्रेनिंग दी थी। वो चोरी चुपके हेली को सिखाते रहते क्योंकि यूजुअली साम्राज्य में किसी भी लेडी या फिर वुमेन को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बट सैन को पता था कि हेली बाकियों से अलग है। अब यहाँ इतनी फाइट करने के बाद सैन बता देते हैं कि तुम पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हो, यानी कि तुम्हारी ट्रेनिंग अब खत्म हो चुकी है और तुम अपने लक्ष्य की तरफ निकल सकती हो। हेली यहाँ पर अपने सेनापति सैन का बहुत ही शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से सीधा अपने फादर के पास जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें वो बार्ड का बेटा यानी कि हैक दिखाया गया, जो हेली के कंपेयर में एकदम अपोजिट होता है, यानी उसे तलवारबाजी से लेकर फाइटिंग स्किल्स कुछ नहीं आती थी। अब बार्ड के बेटे को कई साल पहले एस्मैन ने ही अपने पास रख लिया था, लेकिन जब एस्मैन को पता चला कि हैक राजा बनने लायक बिल्कुल नहीं है तो उसे अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा था। उसे तो यही लगता है कि शायद बार्ड के खून में जरूर वैसा कुछ है ही नहीं जो उसके आने वाली जनरेशन में पास ऑन हो सकता है। एस्मैन ने सुन रखा था कि उसकी बेटी जो अब बार्ड के पास रहती है वो बहुत ही अच्छा फाइटिंग जानती है, तो इसीलिए एस्मैन ने देखने के लिए हेली को बुलाया और उससे फाइटिंग कराने का ट्राई किया। हेली तो काफी अच्छी टक्कर देने लगी थी एक योद्धा को। थोड़ी देर में वहाँ पर बार्ड भी आ जाते हैं जो इस पूरे फाइटिंग को देख रहे थे। हेली बहुत ही बहादुरी से लड़ती है और इस वॉरियर को हरा देती है। अब तो यहाँ एस्मैन बार्ड को यही बोलने लगा था कि तुम अपने बेटे को वापस ले लो, मेरी बेटी यानी कि हेली इस पूरे साम्राज्य को अकेले ही संभाल सकती है। बार्ड इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो कोई चाल चलने वाला है अपने भाई एस्मैन को मारने की। एस्मैन को अपनी बेटी हेली किसी भी हालत में चाहिए थी। अब हमें बार्ड दिखाया गया जो कि हेली से एक इम्पोर्टेंट बात कहता है। उसने कह दिया कि अगर तुम जाकर एक खतरनाक शैतान जिसका नाम क्रैकॉन है उसे अगर मार दोगी तो एस्मैन बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि वो एक ऐसा क्रिएचर है जिसे कि एस्मैन बचपन में भी नहीं मार पाए और आज भी वो उससे बचते हुए फिर रहे हैं। हेली को बहुत पहले से ही एस्मैन का दिल जीतना था क्योंकि वो उनकी सेना में शामिल जो होना चाहती थी, तो इसीलिए अब बार्ड द्वारा बताई गई सारी चीजों को एक्सेप्ट करके हेली निकल पड़ी क्रैकॉन नाम की उस खतरनाक क्रिएचर को मारने के लिए। हेली के जाते ही हमें बार्ड के पीछे एक आदमी दिखाया गया। ये कोई और नहीं बल्कि वो खतरनाक देवता लोकी होता है। लोकी ने पूरी तरीके से बार्ड का दिमाग अपने कंट्रोल में कर लिया था और जैसा लोकी चाहे वैसा ही वो उसे कंट्रोल कर रहा था। बार्ड को जरा भी रियलाइजेशन नहीं होता कि वो किसी कंट्रोल में काम कर रहा है। जो भी लोकी बोल रहा था वो वैसा ही करने लगा। हेली तो सीधा क्रैकॉन नाम के उस क्रिएचर के पास बढ़ने लगी ताकि वो उसे मार सके। अब रास्ते में उसे बार्ड का बेटा हैक मिल जाता है। हैक तो यहाँ हेली से कुछ बातें करना चाहता था, इसीलिए हेली कहती है कि तुम मेरे पीछे आओ, हम जब तक अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते रुकने नहीं वाले। हैक भी पीछे पीछे हेली के चला गया। वहीं से थोड़ी दूरी पर एक गुफा के अंदर हमें बार्ड दिखाया जाता है एक दूसरे राजा के साथ जो कि इस पूरे साम्राज्य का दुश्मन था। उसका नाम केन होता है जो किसी भी तरीके से एस्मैन को मारकर पूरे साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता था। केन ने यहाँ पर जब हेली को देखा तो उसने अपने कई सारे दानव साथियों को बोल दिया कि उसे मार कर लेकर आओ। एक बहुत ही तगड़ा सैनिक निकल पड़ा होता है हेली को खत्म करने के लिए। यहाँ तक कि बार्ड ने अपने भी बेटे हैक को मारने का आदेश दे दिया होता है। ये सब लोकी के माइंड कंट्रोलिंग की वजह से हो रहा था। बार्ड साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए इतना मग्न हो गया कि वो अपने बेटे की भी बलि देने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेली और हैक एक दूसरे से बात कर रहे थे। हैक ने बेलिस से साफ कह दिया कि वो राजा बनने लायक बिल्कुल नहीं है। उसके अंदर ना तो मैनेजमेंट स्किल्स हैं और ना ही वो अच्छी तरीके से फाइटिंग जानता है। हैक तो सीधा हेली को ही बोल रहा था कि तुम साम्राज्य को अच्छी तरीके से चला सकती हो, तो वहाँ की रानी बनने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही होती है। हेली इन चीजों को सुनकर नजरअंदाज कर दे रही थी क्योंकि उसे तो सिर्फ सैनिकी बल में शामिल होना था। वो तो अब हैक के साथ उस बड़े से क्रिएचर के लोकेशन की तरफ बढ़ने लगी। अब हमें यहाँ पर राजा एस्मैन सोते हुए दिखाए जाते हैं जिन्हें की एक सपना आ रहा था। इस सपने के अंदर वो अपनी बेटी हेली को देख पा रहे थे कि वो किसी मुसीबत में फंस चुकी है। उसे जल्द से जल्द बचाना होगा, नहीं तो शायद उसकी जान ही चली जाएगी। राजा एस्मैन ये बुरा सपना देखने के बाद तुरंत ही उठ जाते हैं। उन्हें अपने ऊपर बिलीव नहीं हो रहा था कि इस तरीके से कैसे वो हेली का सपना देख सकते हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हें सच्चाई लग रही होती है तो वो तुरंत ही हेली को ढूंढने लगे। वहीं दूसरी तरफ गुफा के अंदर हेली और उसका वो साथी हैक अंदर जब जाते हैं तो उन्हें वो क्रिएचर तो कहीं नहीं मिलता। बहुत ज्यादा ढूंढने और आवाज लगाने पर भी कोई नहीं आता। पर अफसोस की बात ये होती है कि वहाँ पर केन का वो आदमी आ गया था। उस बड़े से आदमी ने तो हैक और हेली दोनों को ही मारना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हेली भी उस आदमी के सामने टिक नहीं पाती। उसका साइज इतना बड़ा और वो ताकतवर जो था। हेली ने उससे फाइट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार वो नाकामयाब हो जाती है। अब एक मोमेंट ऐसा आया जब वो बड़ा सा आदमी हेली की जान लेने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी पीछे से कोई हमला कर देता है और उस आदमी को ही मार देता है। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि एस्मैन ने किया था।
एसमैन को अपने सपनों से पता चल गया था कि हेली मुसीबत में है, तो वो सीधा यहाँ पर आ गया। अब इस मोमेंट पर हैक और हेली दोनों साथ में मौजूद थे, तो एसमैन ने उन दोनों की सच्चाई साफ साफ बता दी कि कैसे बचपन में उन्होंने अपने बच्चों की अदला बदली कर ली थी। ये सिर्फ और सिर्फ सिंहासन को चलाने के लिए थी। उनके हिसाब से लड़कियां सिंहासन नहीं चला सकती क्योंकि वो कमजोर होती हैं। बट एसमैन की ये गलतफहमी अब जाकर दूर हो रही थी। वो अपनी बेटी हेली को वापस पाना चाहता था, पर ऐसा हो पाता इससे पहले पीछे से उनका दुश्मन यानी कि केन आकर हमला कर देता है। एसमैन को तो उसने हमला करके तुरंत ही मार दिया। हेली इससे एकदम चौंक जाती है क्योंकि अभी अभी तो उसे अपने फादर की सच्चाई पता चली है और अब उसके फादर भी नहीं रहे। केन के साथ तो अब बार्ड भी आ चुका था जो अब रेडी होते हैं हेली को भी मारने के लिए। हैक को पहले से ही बार्ड के इस इंटेंशन के बारे में पता था, इसीलिए अब वो हेली को बचाने के लिए उसे दूर भगा देता है और तलवार की मदद से उनसे फाइट करने बढ़ता है। रिजल्ट तो ऑब्वियसली सबको पता है, हैक भी उसके सिपाहियों द्वारा मारा गया। बार्ड अभी भी लोकी के कंट्रोल में था जिसने अपने बेटे को ये मरवा दिया। हेली तो उस जगह से निकलकर एक कोने में जाकर छुप जाती है जहाँ पर किसी की नजर नहीं जा रही थी। अब यहाँ बार्ड और केन को यही लग रहा था कि हेली जंगलों में भाग चुकी है, इसीलिए उसे ढूंढने का कोई भी मतलब नहीं। बार्ड ने बताया कि उसके पास एक प्लान है, वो अब राजा एसमैन की जगह ले लेगा और उसकी मौत का जिम्मेदार वो हेली के ऊपर ही ठहरा देगा। इससे लोग हेली को पकड़कर उसे किसी भी हालत में मेरे पास ला ही देंगे। केन इस पूरी चीजों में बार्ड का साथ देता है। इस पूरे थॉट के बारे में हेली ने भी सुन लिया था और जब वो सभी वहां से निकल रहे होते हैं तो हेली भी चोरी चुपके गुफा से दूर फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है। उसकी तो एक ही झटके में पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। हेली के जो रियल फादर थे वो उसके आंखों के सामने मारे गए। इन पूरी भयानक चीजों को वो भुला ही नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर बार्ड का सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि वो पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर ले। राजा के ना होने पर वही ऑटोमेटिकली यहाँ का नया राजा बन चुका है। बार्ड अब सीधा वहाँ के सेनापति सैन के पास आया और उससे अपने ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए कहा, लेकिन सैन बिल्कुल भी बार्ड को इस पूरे साम्राज्य का राजा नहीं मानता था। उसके हिसाब से एसमैन ही यहाँ के राजा है और उनके जाने के बाद हेली यहाँ की राजकुमारी बनेगी। बार्ड ने तो अब सैन को भी चैलेंज कर दिया कि उसके राजा बनने के बाद वो उसे भी इस साम्राज्य से निकाल देगा। यानी ऑब्वियसली बार्ड अपने अधिकारों का गलत यूज कर रहा था। अब कुछ समय के अंदर हमें सैन और उसके सभी सैनिकों को दिखाया गया जो अपने मरे हुए राजा यानी कि एसमैन का फ्यूनरल कर रहे होते हैं। उन्होंने राजा एसमैन की डेड बॉडी नाव पर डाल दी और उसके ऊपर जलता हुआ तीर मारकर पूरा जलाकर राख कर दिया। बार्ड ने तो अब सभी को झूठ मूठ का यही बोल दिया होता है कि हेली ने राजा एसमैन की जान ली, यानी एक तरीके से हेली हमारे लिए दुश्मन है। उसे ढूंढ कर लाना बहुत जरूरी होगा ताकि उसे सजा दी जा सके। अब ये बातें सैन और बाकी सैनिकों को बिल्कुल हजम नहीं होती। उन्हें पता था कि बार्ड बहुत ही ज्यादा झूठ बोल रहा है, यानी अब उन सभी को बार्ड से पहले हेली को ढूंढना होगा ताकि वो उनकी जान बचा सके। कुछ ही दिनों के अंदर अब बार्ड ऑफिशियली साम्राज्य का नया राजा बन चुका था। उसके मन में अब जो भी आता वो वही करता। उसने अपनी सैनिक सेना बढ़ाने के लिए कई लोगों को अपने अंडर कर लिया होता है। बार्ड इतना ज्यादा क्रूएल बन चुका था कि वो एक लोहार के पास जाकर एक वेपन बना रहा होता है। ये एक अजीब टाइप का हेलमेट था जिसके बनने के बाद वो उसी पर टेस्टिंग करने लगा, जिसके बनने के बाद वो उसे ही पहनाकर उसकी जान ले लेता है। यानी अब उस लोहार ने जितने भी सारे वेपन्स बनाए थे वो अपने सैनिकों के लिए यूज करेगा। सैन को बिल्कुल भी ये चीजें पसंद नहीं आती, लेकिन उसकी मजबूरी है बार्ड के ऑर्डर्स फॉलो करना। साथ ही साथ बार्ड कोशिश कर रहा था कि वो किसी भी तरीके से हेली को पकड़ ले। वहाँ दूसरी तरफ हेली फॉरेस्ट में अपना दिन गुजारने लगी थी, लेकिन एक दिन उसे कुछ लोग मिलते हैं जो अलग अलग जगहों पर ट्रेवल किया करते थे। उनमें से हेली को वन नाम का एक आदमी बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। अब यहाँ कुछ दिनों तक कोई सहारा ना मिलने के कारण हेली उनके साथ ही रहने लगी। वो बहुत ही ज्यादा खुशमिजाज लोग थे जो अलग अलग जगहों पर अपनी जिंदगी गुजारते थे। उनका लड़ाई झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं था। हेली को भी उनका रहन सहन बहुत अच्छा लगने लगा और वो उनके ही ग्रुप में जुड़ना चाहती थी। हेली को भले ही बचपन से काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स सिखाई गई हैं, लेकिन उसे फाइटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं। वो सिर्फ उन स्किल्स को अपने प्रोटेक्शन के लिए सीखती थी। समय जैसे जैसे बीतता गया तो पता चला कि हेली को वन से प्यार हो चुका है। दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग जाहिर करते हैं और शायद अब वो दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं। एक दिन जब वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे तो केन के कुछ सैनिक वहां आ जाते हैं हेली को पकड़ने के लिए। हेली अब इस तरीके से शांत तो नहीं बैठ सकती थी, इसीलिए अब उसने अपनी तलवार की मदद से उन पर हमला करना स्टार्ट किया। वन उसे रोकता है क्योंकि हमें उन सैनिकों की जान नहीं लेनी। उसका मानना था कि हम इंसान किसी दूसरे इंसान की जान नहीं ले सकते, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है।
अब इतनी ज्यादा गुस्सैल हेली को देखकर तो दोनों सैनिक वहां से भाग जाते हैं। इस तरीके से हमला होने पर वन और उसके सभी साथी हेली को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे। वो इसी तरीके से करते थे, अगर उन्हें खतरा लगता तो वो अपनी जगह चेंज कर देते। पृथ्वी पर इतनी ज्यादा जगह है, वो कहीं भी सेफ जगह पर चले जाएं। हमें तो अब फॉरेस्ट के अंदर दिखाया गया कि वन ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है। इन चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद हेली एकदम से चौंक गई, क्योंकि वो वन से प्यार करती थी। लेकिन उस कबीले में मौजूद एक बूढ़े आदमी ने हेली को पूरी बातें समझाई कि वन और उस लड़की के बीच पहले से रिश्ते थे। उन्होंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि वो आगे चलकर शादी करेंगे, और यही चीजें हेली को नहीं पता थी और वो जाने अनजाने में वन को पसंद करने लगी। पर यहाँ जाकर हेली अपने मन को संभालती है और इन चीजों को एक्सेप्ट करती है। थोड़ी देर के अंदर हेली के पास सैन अपने कुछ सैनिकों के साथ आ जाता है। सैन को इतने मोमेंट बाद देखकर हेली खुश हो गई थी, पर सैन ने हेली को समझाया कि बार्ड तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है, किसी भी हालत में उसके सैनिक तुम्हें पकड़कर खत्म करना चाहते हैं। अगले दिन अब हेली की मुलाकात ओडिन नाम की एक देवता से होती है। ओडिन बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, जो हेली को गाइड करने आए होते हैं। ओडिन ने बताया कि तुम्हें अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लड़ाई करनी होगी, तुम उसकी असली हकदार हो जो आगे चलकर पूरे साम्राज्य को संभालेगी। लेकिन हेली यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि उसे साम्राज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो तो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है इन सारे कबीले वालों के साथ। इसीलिए इन चीजों की वजह से हेली साम्राज्य को कुर्बान कर रही है। बट ओडिन ने उन्हें समझाया कि तुम्हें अपने लिए नहीं बल्कि उन सारे बेगुनाह रहीवासियों के लिए ये करना होगा, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। बार्ड उन पर बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता है अपने फायदे के लिए। अब यहाँ ओडिन के इतने अच्छे से समझाने के बाद शायद हेली समझ चुकी थी। ओडिन वहाँ से गायब हो जाते हैं और हेली को पता था कि उसे क्या करना है। हेली अब तुरंत ही सैन और सारे सैनिकों को बुलाकर कहती है कि हमें रेडी होना होगा। बार्ड भी अपनी सेना लेकर उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। सैन तो अब कई सैनिकों को तैयार करने लगा, जिसमें वन और उसकी गर्लफ्रेंड भी इसमें शामिल हो जाती है। यानी अब कुछ ही समय के अंदर हेली अपनी भी सेना लेकर तैयार होगी फाइट करने के लिए। अगले दिन हमें बार्ड अपने पूरी सेना के साथ दिखाया गया, जिसके दूसरी तरफ हेली मौजूद थी। हेली के साथ भी कबीले के कई सारे लोग होते हैं। बार्ड चाहता था कि वो हेली को खत्म करके साम्राज्य के इकलौते वारिस को भी मार दे, और वहीं हेली को अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस चाहिए था। देखते ही देखते दोनों सैनिकों के बीच घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। हेली ने तो शुरुआत से ही अपने स्किल्स का यूज करना स्टार्ट किया और दुश्मनी सैनिकों को काफी डैमेज पहुंचाया। केन के भी सैनिक हमला कर रहे थे, लेकिन वो कमजोर पड़ जाते। बार्ड भी इन चीजों को देख रहा था अपने एक बॉडीगार्ड के साथ, बट उसे जैसे ही पता चला कि वो कमजोर पड़ रहा है तो वो अपने बॉडीगार्ड को लेकर फॉरेस्ट के अंदर भाग गया। अब यहाँ हेली सब कुछ नोटिस कर रही थी और उसे किसी भी हालत में बार्ड को पकड़ना ही था। बाकी कबीले वालों ने एक साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट डालकर सैनिकों को बहुत कमजोर कर दिया था। हेली ने तो यहाँ एक मोमेंट पर वन की जान बचाई। वन इससे बहुत ज्यादा खुश होता है, पर उसने हेली को बार्ड के पीछे जाने के लिए कहा। हेली समझ जाती है और जाते हुए दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये किस बहुत ही ज्यादा पैशनेटली किया गया था, जिसमें कि अब वन की गर्लफ्रेंड ने ये देख लिया होता है। वो समझ सकती थी कि उन दोनों में जरूर कुछ तो मौजूद है। सैन ने यहाँ जब देखा तो वो अपने दो साथियों को हेली के साथ भेज देता है ताकि वो मदद कर सके। अब हेली ट्रेवल करते हुए दोनों साथियों के साथ उस जगह पर आ गई जहाँ पर बार्ड का वो बॉडीगार्ड खड़ा था। बॉडीगार्ड एकदम से रेडी होता है फाइट करने के लिए। उसने सबसे पहले बड़ी आसानी से दोनों सैनिकों को मार दिया। हेली भी डरती नहीं और पूरी कोशिश करते हुए उसके ऊपर हमला करती है। दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होने लगी, बट हेली ने अलग अलग दाव पेच सीख कर रखे थे कि कैसे बड़े से बड़े दुश्मन को भी हराया जा सके। इवन बड़े दुश्मनों को हराना बहुत इजी भी होता है, उनमें बिल्कुल भी स्पीड नहीं होती, तो हेली इसी टेक्निक का यूज कर रही थी। हेली ने थोड़ा और एफर्ट डालकर उस बॉडीगार्ड की जान ले ली। अब वो सीधा दूर जाने के लिए बढ़ती है बार्ड के पास। बार्ड भी वहाँ पर खड़ा हुआ था, जो एकदम रेडी होता है हेली से लड़ाई करने के लिए। शुरुआत में जब उन दोनों के बीच फाइट होना स्टार्ट हुआ तो बार्ड डोमिनेट कर रहा था। उसने तो हेली को बहुत डैमेज पहुंचाया और उसे वापस मारने का चांस दे रहा था। लेकिन लोकी पीछे से आकर बार्ड को समझाता है कि तुम जल्द से जल्द उसे मार दो, क्योंकि हेली को वापस चांस नहीं दिया जा सकता। लोकी की सारी बातें सुनने के बाद बार्ड तुरंत ही जाकर हेली का गला दबाने लगता है। अगर थोड़ी देर और हुई तो शायद हेली वहीं मर जाएगी। वहाँ दूसरी तरफ फॉरेस्ट के अंदर सैन और केन के कई सारे साथी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। केन तो सैन को बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था और उसे चोट भी पहुंचाता है, बट फिर भी सैन यहाँ पर हार नहीं सकता, क्योंकि ये उसके साम्राज्य की बात है। वो हार गया मतलब साम्राज्य को एक गलत राजा मिल जाएगा। अब यहाँ पर तो हेली की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। बार्ड तो हेली को मारने से पहले यही दोहरा रहा था कि साम्राज्य को कोई लेडी नहीं संभाल सकती, ये सिर्फ और सिर्फ हम जैसे ब्रेव मैन ही कर सकते हैं।
यानी कि इस मोमेंट पर बार्ट थोड़ा सा इमोशन में बह गया और वो हेली के साथ कई सारी डिस्कशंस करता है। बट हेली बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं थी, उसने तो इस मौके का फायदा उठाया और जंजीर को धीरे से खोलते हुए उसे ही बार्ड के गले में फंसा दिया। वो दूसरे वाले हिस्से को पेड़ पर लटका देती है जिससे कि बार्ड का गला दबने लगा। अब यहाँ हेली ने पलट जवाब दिया कि चाहे कुछ भी हो, साम्राज्य को एक अच्छा गाइडर मिलना चाहिए जो हर मोमेंट पर वहाँ के रहवासियों का अच्छा सोचे, और हेली खुद उस साम्राज्य को चलाने का डिसाइड करती है। इतने देर तक जंजीर से लटकने के कारण यहाँ बार्ड की मृत्यु हो गई। वहाँ फॉरेस्ट में सैन बहुत घायल हो चुका था और केन तो उसे मारने के 1 सेकंड क्लोज होता है। बट सही मोमेंट पर हेली वहां पहुंचकर केन को जान से मार देती है। यहाँ उन कबीले के साथियों ने सैनिकों को भी खत्म कर दिया था। सभी लोग यहाँ हेली के सामने अपने घुटने टेक देते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ही हेली को अपने साम्राज्य की नई रानी मान लिया था। अगले दिन से ही हेली को साम्राज्य की रानी बनाकर उन्हें सिंहासन दे दिया जाता है। सभी लोग रानी की इज्जत करते थे और वही साम्राज्य को अच्छी गाइडेंस देगी। पर हमें दिखाया गया कि व्रेन की गर्लफ्रेंड के पास अब लोकी आ जाता है। लोकी ने व्रेन की गर्लफ्रेंड को समझाया कि तुम्हारी रानी बहुत ही ज्यादा क्रूएल है, उसने तुम्हारे हस्बैंड को छीन लिया और तुमसे दूर कर दिया। इस मोमेंट पर लोकी व्रेन की गर्लफ्रेंड को भड़काने की कोशिश कर रहा था। व्रेन की गर्लफ्रेंड को अब याद आ जाता है कि किस तरीके से व्रेन और हेली ने किस की थी और शायद हेली व्रेन को उससे अलग कर देगी। इन चीजों की वजह से व्रेन की गर्लफ्रेंड के दिल में एक आग जल जाती है और वो बहुत ही गुस्से तरीके से रानी को देख रही थी। यानी कि आगे चलकर उनके बीच तकरार होने वाली है और लोकी तो शायद हमेशा ही ऐसा करता रहेगा, लोगों के बीच में झगड़े करवाना। हमारी भी कहानी अब इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।